जैन उजलत में था और उसकी उस वक्त सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो घर आ गया था क्योंकि उसके कपड़ों पर कोक गिर गई थी। वो जल्दी से अपने कमरे में भागा। मुर्तज़ा साहब जो तबीयत खराबी के बाईस 5 बजे ही घर लौट आए थे, उसे भागते हुए हैरानगी से देखा और दोबारा अपनी चाय की जानिब मुतवज्जो हुए। वो कुछ देर बाद दोबारा तैयार होकर निकला तो उनकी निगाह उस पर फिर से गई। कहाँ जा रहे हो जो इतनी जल्दी में हो? उन्होंने पूछा तो जैन के मुंह से बेख्तियार निकला, सालार भैया के पास। और एकदम दांतों तले जुबान दबा गया वो दिल में दुआ गो था कि वो मुड़कर कुछ ना पूछें। उसने तुम्हें क्यों बुलाया है वहां पर? वो तो अपने काम पर ही नहीं गया आज, मुर्तजा ने चौंक कर पूछा। उफ, ये बाबा इतने तेज क्यों हैं? जैन ने झुंझला कर सोचा। वो शायद कोई काम हो। जैन से कोई बात ही ना बन पड़ी। क्या मतलब, इतने उसके मुलाजिम और पिए और वो चमचा साथ घूमता फिरता रहता है, फिर भी काम के लिए तुम्हें बुलाया है? और तुम्हारे तो पेपर्स नहीं होने वाले? वो घूर कर बोले। बाबा आकर तैयारी कर लूँगा, अभी तो जाने दें, वो बेचारगी से बोला। घर पर कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली है, एक तुम आए हो और वो भी जा रहे हो। मुर्तज़ा साहब बोले। नहीं, नानी घर पर हैं, जैन ने बताया जल्दी से और बाहर निकलने लगा। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ, आखिर देखूं तो ज़रा यह आवारा करता क्या फिरता है। वो हाथ झाड़ते उठे। बाबा क्यों? जैन चीखा। मुर्तज़ा को गड़बड़ का एहसास हुआ। आईब्रो उचकाकर उसको घूरा। चलो, ज़्यादा मत बोलो। उन्होंने उसके हाथ से चाबी ली और खुद उससे पहले बाहर निकले। सालार भाई, सालार भाइयों, क्या आप पर मुझे फातिहा पढ़ देनी चाहिए? हाँ, यही बेहतर है अब, वो बोला और सर झुकाता उनके पीछे हो लिया। जिमल उठकर अंदर चली गई थी, मगर बाहर और अंदर के मनाजिर साफ दिखाई दे रहे थे। उससे गोया बैठा ही नहीं जा रहा था। वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि वो बाहर खड़ा किसी लड़के से बात कर रहा था। उसे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर वो वहाँ बैठ नहीं सकी और वॉशरूम में बंद हो गई। कैसा घर बनवाया था इसने, किसी चीज़ का कोई पर्दा नहीं। वो अपनी घबराहट और अपना खौफ कहाँ छुपाती? ज़िबा भी कर दिया था और आखिरी सांस भी नहीं भरने दे रहा था। वो सोचने लगी। उसकी बातों को सोच सोच कर वो हलकान हो रही थी। ठीक ही तो कह रहा था उसका पिए। क्या उसके पास कोई छत थी, कोई ठिकाना था? नहीं, कोई नहीं था। और अफीन बेगम उसको क्यों तलाश कर रही थी? क्या वो जानती थी कि वो यहाँ पर है? या फिर उसका सौतेला बाप, वो घटिया इंसान, अगर उस तक पहुँच जाता तो कितनी बार उसे उसकी इज्जत। उसने मुठियाँ भींच ली और नीचे बैठती चली गई। समझ नहीं आया कि क्या करे। खौफ से वो जर्द हो रही थी। क्या उसकी जिंदगी का वाकई खूबसूरत सफ़र शुरू हो गया है? क्या वो उसे सबसे बचा लेगा? मगर वो अपने कांपते हाथों को फिर से देखती अपनी झोली में छुप कर सिमट गई। आफान को फारिग करके वो कमरे में आया तो कमरा खाली था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस लड़की की फेवरेट जगह वॉशरूम है। पहले तो वो खड़ा इंतज़ार करता रहा और जब वो बाहर नहीं आई तो बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो लेट गया। इंतज़ार इतना खौफज़दा था, उसे गुस्सा आने लगा। अपना सेलफोन निकाल कर वो अपनी अपडेट्स देखने लगा, जबकि आहिस्तगी से दरवाज़ा खुला। सालार की नज़रें दरवाजे पर ही थीं। सालार मुस्कुराकर उसको आंख मारता दरवाजे तक आया, जो दोबारा धड़ धड़ बज रहा था। खोल रहा हूँ, क्यों, मौत आ गई है क्या? वो चीखा और दरवाज़ा खोला और जैसे ही सामने खड़े मुर्तज़ा साहब को देखकर उसका मुंह पूरा खुल गया। आंखों में हैरानगी, हवन्नकपन था। उसके पीछे से जैन बरामद हुआ, जो कि रोने वाला हुआ था। मुर्तज़ा साहब की आंखों में शोले से थे। सालार का शोक सांस, जो वो इरादा बना गया था उस डरपोक की सांसों में हाइल कर देगा, उस वक्त तो जैसे बंद ही हो गया था। उसे लगा मौत का फरिश्ता उसके बाप की शक्ल में सामने आ गया हो और अभी उसे छितर लगाकर उसकी रूह कब्ज करके अपने संग ले जाएगा, जबकि वो तो ये भी नहीं बता सकेगा कि उसकी तो अभी शादी हुई है। बाबा, लहजा लड़खड़ा गया। मुर्तज़ा खामोशी से उसे धकेलते अंदर आए। सामने जिमल को देखकर उन पर जैसे फ्लैट की छत ही गिरी थी। सालार ने फाड़ खाने वाली नज़रों से जैन को देखा। भाई, थप्पड़ लगा है मुझे, वो मुंह भिसोरे बोला। तुझे तो मैं अच्छे से देख लूंगा, सालार ने कहा और बाप के पीछे आया, जिसे सकता हो गया था जिमल को वहां देखकर। तो इससे तुम्हारा निकाह है आज? बेटे बाप को भी इनवाइट कर ही लेते। मुर्तज़ा मुड़े और शोलाबार निगाहों से उसको देखने लगा। बाबा, मैं पसंद करता हूँ इसको। सालार को लगा था कि आज उसकी सारी ढिठाई हवा हो चुकी है, सारी बेशर्मी पानी में मिल गई है। बहुत खूब, जब बच्चे हो जाते तो मुझे और वो तुम्हारी माँ उसको तब बताते, जो तुम्हारे लिए अपनी भांजी पसंद किए बैठी है। सालार साहब, औकात ही इतनी दी आपने हमें। चलो, वो बड़ा बदबक जिद पर मनवा गया अपनी बात। तुमने तो मेरी जान ज़बरदस्त किया, न बताने की जहमत की।
بابا، وہ بیچ میں بولا کہ مرتضیٰ صاحب، اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے وہ ایک دم جھکا اور ان کا ہاتھ ہوا میں لہرا گیا، جبکہ وہ تو پاگل سے ہوئے اپنی جوتی اتاری۔ بابا، اللہ کی قسم، ابھی شادی ہوئی ہے میری، عزت نہیں بچے گی میری۔ وہ بھاگا جیسے چھوٹا بچہ ہو۔ اگر تم گھر میں گھسے نہ سالار، تمہارا قتل کر دوں گا میں، وہ وارن کرتے دھاڑے۔ بابا، کیا بابا بابا، وہ چلائے۔ سالار کچھ نہیں بول سکا۔ مرتضیٰ زمل کی جانب بڑھے، جس کے ہاتھ لگنے سے گلاس زمیں بوس ہوا۔ ابھی ہوا ہے نکاح؟ وہ سخت تیوروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ زمل نے فوراً سر ہلا دیا، جبکہ آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو بھر گئے۔ ابھی ہوا ہے نکاح؟ وہ سخت تیوروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ زمل نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا، جبکہ آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو بھر گئے۔ زبردستی کیا ہے اس نے؟ وہ اس کے نزدیک آئے جو سسکنے لگی۔ خوف سے اس کا دم خشک ہو گیا تھا۔ زمل کی نظریں سالار کی جانب اٹھیں۔ پوچھ رہا ہوں کچھ، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، جواب دو۔ وہ بھڑکے تو زمل نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی، مگر اس بات میں سر ہل گیا۔ مرتضیٰ جو ہاتھ میں چپل لیے ہوئے تھے سالار کی کمر پر بجائی، جبکہ سالار کا تو منہ ہی کھل گیا۔ چلو میرے ساتھ تم۔ مرتضیٰ نے زمل کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سالار اس سے پہلے کہ کچھ کہنے کو آگے بڑھتا، مرتضیٰ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اپنی شکل لے کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، افہیم نے اس بچی پر کم ظلم کیے تھے جو تم نے شروع کر دیے۔ وہ بے حد غصے سے بولے۔ سالار تو زمل پر حیران ہی تھا۔ بازی تو ساری پلٹ گئی۔ اس کا باپ اسی کی بیوی کے حق میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بہت خوب زمل میڈم۔ دل میں اسے کچا چبا جانے کے جذبات لیے وہ چپ رہ گیا۔ اچھا ہی تھا کہ ان پر ہی یہ ثابت ہوا۔ ایک طرح سے اس نے سوچا اور مسنی سی شکل بنا لی۔ لے کر چلو زین اس کو۔ زمل کو زین کی طرف کر کے وہ مرتضیٰ وہیں رک گئے، جبکہ زمل نے ایک نظر سالار کو دیکھا۔ سالار نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، جو تم نے کیا ہے اس کی خطرناک سزا کے لیے تیار رہنا۔ زمل جلدی سے باہر نکل گئی اور سالار مرتضیٰ کے ارمان پیچھے ہی رہ گئے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا چور نظروں سے۔ مرتضیٰ اس کے قریب آئے، جبکہ وہ ڈر کے پیچھے ہوا۔ جس دن تک وہ لڑکی خود نہیں چاہے گی تمہاری شادی نہیں ہوگی، بھلے آدھے شادی شدہ اور آدھے کنوارے رہو ساری زندگی۔ کسی کا باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا، وہ بے چارگی سے بولا۔ کسی کی اولاد بھی اتنی نافرمان نہیں ہوگی، مرتضیٰ بولے اور بمشکل اپنا غصہ دباتے باہر نکلے۔ یار بابا، سالار بھی پیچھے بھاگا تھا، جبکہ پی اے نے پیچھے سے گھر لاک کیا۔ کبیر سمیر کے پرپوزل کو مرتضیٰ سے انکار کرا چکا تھا، جبکہ اسے بہت غصہ بھی تھا۔ اسی غصے میں وہ گھر آ گیا۔ لاؤنج میں وہ بیٹھا تھا، پریشے اور عمل کی باتیں سن رہا تھا، جو بتا رہی تھیں کہ نین کی کتنی تعریفیں ہوئی تھیں وہاں، مگر وہ غائب دماغی سے سن رہا تھا۔ اس نے ایک نظر پریشے کو دیکھا، جو ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پریشے ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ خوش رہو، مسکرا کر اس نے کہا تو پریشے حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ بڑے بھیا، مجھے تو نہیں کہتے آپ؟ عمل نے فوراً خفگی سے کہا تو کبیر ہنس دیا۔ ہاں تم بھی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر نین کو دیکھنے لگا، جو اس کو مضطرب سا محسوس کر رہی تھی۔ اگر ڈسٹرب نہ ہو تو کافی کا ایک کپ دے دو، اس نے کہا تو نین سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ ابھی وہ ان سے باتیں کر رہا تھا کہ سامنے سے مرتضیٰ صاحب بڑے زلزلے میں اندر آئے۔ ان کے پیچھے زین تھا، جبکہ اس کے پیچھے زمل تھی۔ وہ اس گھر میں دوبارہ آتے ہوئے کانپ رہی تھی، جبکہ سالار کو تو انہوں نے چوکیدار کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کا غصہ بے حد تھا، جبکہ انہیں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ زمل کے ساتھ سالار نے زبردستی کی ہے۔ وہ غصے سے مدیحہ کو جھڑک گئے۔ یہ تربیت ہے تمہاری کہ تمہاری اولاد یہ کارنامے کر رہی ہے؟ پہلے اس معصوم کو افشین نے کم ذلیل کیا تھا، جو یہ نواب زادہ بھی۔ وہ بھڑکے۔ مدیحہ تو سر ہی تھام گئی، جبکہ نانی کا منہ کھل گیا مرتضیٰ کی بات سن کر۔ اور دوسری طرف کبیر، وہ تو خود سن ہو گیا تھا سالار کی حرکت پر، جبکہ اگر کوئی وہاں پر خوش اور پرجوش تھا تو پریشے تھی، جس نے سب سے پہلے زمل کا ہاتھ تھاما۔ اوف، میں تو بہت خوش ہوں، وہ اس کے کان میں بولی، جو رونے کا شغل جاری رکھے ہوئے تھی۔ مرتضیٰ سالار کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، جبکہ وہ اب رات ڈھلنے لگی تھی اور باہر ہی بیٹھا تھا۔ یار بابو، تمہارا بھی کوئی باپ تو ہوگا، کیا ایسا ہی تھا ظالم جابر؟ چھوٹے چھوٹے معصوم لوگوں کے ارمانوں کا خون کر دینے والا، لوگوں کے رومانس کی دیوار۔ یقین مانو ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، وہ اداسی سے بولا، جبکہ بابو کافی عمر رسیدہ تھا۔ بچپن سے اس کو ایسا ہی دیکھتا آیا تو اس کی باتوں پر ہنس دیا۔ صاحب، ہمارا ابا تو سوٹے سے چھینٹ دیتا تھا اگر کسی لڑکی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ لیتا تھا ہم۔
बाबू अपना किस्सा बताने लगा। सालार ने उसकी तरफ हमदर्दी से देखा। मगर मुझे यकीन है बाबू, तुम में मेरे जैसी सलाहियतें नहीं होंगी। वो हाथ झाड़ता फख्र से मुस्कुराता उठा। बाबू भी उठ गया। तुम तो बैठो, मैं देखता हूँ अपने बाप को। एक्चुअली मुझे छितरोल खाने का बहुत शौक है। वो बाबू का शाना थपथपाता बिलाखिर अंदर की जानिब बढ़ गया और एकदम पिलर के पीछे छुप गया, क्योंकि मुर्तज़ा बाहर ही देख रहे थे। जबकि बाबू का एकदम कहकहा निकला। सालार ने उसको घूरा और दोबारा अंदर झांका। सब अदालत में अब भी खड़े थे। अगर वो अंदर जाता तो उसे ज़िबा कर दिया जाता, कुछ बईद नहीं था। उसकी नई बीवी के सामने उसकी इज्जत ही ना रहती। वो यूं ही अंदर के हालात देखता रहा। नानी के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। ये तूने अच्छा नहीं किया मदीहा, तेरे बेटे सबके सब आवारा हैं। एक ने मेरी एमन पर उस छोकरी को फोकियत दी, दूसरा तो भगा कर ले आया। नानी चीखी जबकि जिमल का सर झुक गया था। सालार ने ये मंजर देखा तो उसके माथे पर कई बल डले। वो सीधा बिना लिहाज के अंदर आ गया। सबने उसकी जानिब देखा और वो जिमल के सामने आ खड़ा हुआ। इज्जत नफ्स और अकड़ तो उसमें उन सबसे ज्यादा थी, जबकि ड्रामेबाजी भी कूट कूट कर भरी थी। मगर ये भी हकीकत थी, उसे किसी से डर नहीं लगता था। जिमल ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम सालार मुर्तज़ा की बीवी हो, तुम पर बिल्कुल ये बात नहीं जचती कि तुम सर झुकाकर किसी की भी कोई उल्टी सीधी बात सुनो। वो सबके सामने उससे बोला तो कबीर ने गहरी सांस भरी। नानी तो आंखों में आंसू साफ करने लगी आए हुए, जबकि एमन के सारे ख्वाब जैसे टूट ही गए जो उसने उसके मुतालिक सोच लिए थे। एक तो तुमने गलत हरकत की, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हो। मुर्तज़ा भड़कता और उसका हाथ पकड़कर जिमल से दूर कर गए। गलत हरकत मैंने की है, इसमें जिमल का कोई कसूर नहीं। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से बोला, तुम्हें तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मैं तुम्हें कह चुका हूँ, जब तक ये लड़की नहीं चाहेगी तुम इसके पास भी मत फटकना। बाबा, ये सारे जुल्म मुझ पर ही तोड़ने हैं क्या, खोते की औलाद। मुर्तज़ा ने फिर से जूती उतारी तो सालार भागकर मदीहा के पास जा खड़ा हुआ। मदीहा ने घूर कर सालार को देखा, जबकि सालार ने गहरी सांस खींची और चुप हो गया। मामला संगीन हो रहा था। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। तू मेरी टिकट करा दे मुर्तज़ा, मुझे नहीं रहना तेरे इस घर में जब तेरी औलाद ही तेरे बस में नहीं है। नानी बेहद दुखी थी और अमन तो उससे भी ज़्यादा। सालार दूर ही खड़ा रहा। वो कुछ बोलता तो एक और चप्पल पड़ती, तभी चुप रहा। कबीर भी खामोश था कि वो इस जलजले की जद में आ जाता, जबकि जैन ने चोंच दबा ली कि उनका अगला टारगेट कहीं वही ना बन जाए। नानी अमन का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई, जबकि मदीहा माँ के पीछे भागी। अम्मी जी मेरी बात सुने। मुर्तज़ा ने खा जाने वाली नज़रों से सालार को देखा, जो लेवल का, जो परले दर्जे का मीसना बना खड़ा था। तुम अपनी ये शक्ल मेरी नज़रों के सामने से गुम करो। वो धाड़े तो सालार चुपचाप ऊपर चला गया, जबकि मुर्तज़ा भी नानी के कमरे में चले गए। अभी अफशीन और सिकंदर को ये बात पता नहीं थी, जबकि सब तो खुद हैरान परेशान थे। सालार जो बेहद उबाली था वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा गया। किसी के वहमो गुमान में भी ना था। नैन ने कबीर को सालार के पोर्शन में और जैन को अपने कमरे में जाते देखा तो खुद जिमल के पास आ गई, जिसकी अब दबी दबी सिसकारियां उठ रही थीं। नैन को उस पर काफ़ी तरस आया और वो जिमल, प्रीशे और अमल तीनों प्रीशे के कमरे की जानिब चल दी। प्रीशे इस सब में बहुत खुश थी। ये सब क्या है सालार? कबीर की आंखों में खफगी थी। यार, तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, वो लापरवाही से बोला। सपोर्ट वहाँ की जा सकती है जहाँ कोई सपोर्ट करने वाली बात हो। तुम जानते हो अदील की बीवी रह चुकी है। कबीर, वो आंखें निकालता गुर्राया। कबीर चुप रह गया। उस वक्त उसकी हकीकत ये है कि वो सालार मुर्तज़ा की बीवी है और मुझे बिल्कुल गर्ज नहीं कि उसका माजी क्या था, मगर उसका माजी हकीकत है। कबीर ने एहसास दिलाया। हाँ होगा, मगर मैं जो कह चुका हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए फ़र्क सालार। तुम यंग हो, तुम एक ऐसी लड़की। कबीर, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। सालार को पतंगे लगे। कबीर उसको कुछ देर देखता रहा। तुम मेरे भाई हो ही नहीं। सालार ने नागवारी से उसे दूर झटका। कबीर के दिल पर लगी थी ये बात। उसे अपनी गलती का फ़ौरन एहसास हुआ कि सालार ने नैन के मामले में उसकी हर तरह सपोर्ट की थी। I'm sorry, वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। शट अप। सालार ने हाथ झटका। यार अच्छा सॉरी, मैं बस फजूल सोचने लग गया था। कबीर को उसकी नाराज़गी बर्दाश्त ही कब थी। सालार फिर भी अकड़ कर खड़ा रहा था।
सॉरी प्लीज़। कबीर हंसा तो सालार ने उसे धक्का दिया और उस पर चढ़ गया। तुमने आइंदा मेरी बीवी के मुतालिक एक लफ्ज़ भी बकवास की तो गर्दन तन से अलग कर दूंगा। वो उस पर चढ़ा, गिरेबान जकड़ता बोला उसका। ओके ओके, टेक इट इजी। कबीर अपना बचाव करता बोला तो सालार उस पर एहसान करता उठ गया। सालार उस पर से हटकर वॉशरूम में शावर लेने चला गया, जबकि कबीर बिस्तर पर बैठ गया। बात सुनो, वाकई उसे मोहब्बत करते हो? कबीर ने जानना चाहा। हाँ शायद, उसने शाने उचकाए। क्या? ये शायद क्या है? वो एकदम उठा। शायद, सालार ने कहका लगाया और बाथरूम में घुस गया। इस शायद पर उसने 3 मुक्के जड़ दिए। जब मोहब्बत होगी तो बंदे लग पता जाएगा। वो हंसता हुआ नीचे उतर गया। उसकी हंसी को तब ब्रेक लगा जब मुर्तज़ा ने फाड़ खाने वाली नज़रों से उसे देखा। वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। ये सब क्या तमाशा है? अफशीन चीखने लगी, जबकि सिकंदर ने उसको आवाज़ नीची रखने को कहा। मैं तो उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरे बेटे की कातिला को ब्याह कर ले आया है ये। अफशीन कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और दनदनाती हुई वो सीधा मुर्तज़ा के कमरे तक पहुंची थी, जो बमुश्किल सोए थे। दरवाज़ा बजने पर वो बेसाख्ता उठे थे। मुर्तज़ा ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। मदीहा डर गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुर्तज़ा ने कहा। नहीं, आपका चेहरा जर्द हो रहा है। मुर्तज़ा, मदीहा का लहजा भीग गया। बस इस हाथ में दर्द सा हो रहा है। मुर्तज़ा ने सीधे हाथ की तरफ देखा। या अल्लाह! मदीहा जल्दी से उठी और बाहर भागी। अफशीन कुछ बोलती कि मदीहा ने कबीर का दरवाज़ा बजाया। कबीर, तुम्हारे बाप की तबीयत ख़राब हो रही है। मदीहा चीखी तो कबीर पल भर में बाहर निकला था, जबकि जैन भी इस चीखो पुकार पर बाहर आया और हालत देखकर वो सालार की तरफ भागा। सिकंदर भी अंदर भागे। मुर्तज़ा बेदम हो रहे थे। कबीर ने बाप का चेहरा थपथपाया, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और अचानक उस भीड़ को चीरता सालार अंदर दाखिल हुआ। उसने कबीर को पीछे किया। तुम गाड़ी निकालो, सालार ने कहा, और बाप को अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया और बाहर लेकर उनको दौड़ा। उस वक्त उनके चेहरे पर कुछ छिन जाने का खौफ था। तीनों बेटे और भाई मुर्तज़ा को लिए अस्पताल पहुंचे, जबकि सिकंदर ने अफशीन को गुस्से से देखा। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी, और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, वो कहकर बाहर निकल गए। जबकि अफशीन ने सबकी तरफ देखा। कोई उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। सब मदीहा को चुप करा रहे थे, जो मुसलसल रोए जा रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में वो सब परेशान खड़े थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी, जबकि सालार तो अंदर जाने को बेताब था। उसके पाँव जैसे जल उठे थे कि उसकी इस हरकत को उसके बाप ने इतना दिल पर ले लिया कि उसको कुछ हो ना जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो कैसे जिंदा रहेगा? जबकि सिकंदर अपनी जगह शर्मिंदा खड़ा था, क्योंकि उसकी बीवी की वजह से ये हो रहा था सब। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सालार फौरन उनकी जानिब बढ़ा। कबीर और जैन भी बरखुरदार, परेशान मत हो, वो ठीक हैं, बस उनकी डाइट ठीक नहीं, थोड़ा प्रेशराइज हो गया था, और नींद में शोर बरपा होने से बाज़ औक़ात इंसान का दिल प्रेशर में आ जाता है। जब वो गहरी नींद में हो तो बस वही हुआ है। बाकी तुम्हारे वालिद बिल्कुल ठीक हैं, वो मुस्कुराकर बोले तो सालार ने सांस बहाल किया। क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? वो बोला। तुम नहीं, तुम सब मिल सकते हो, डॉक्टर कहकर वहाँ से चला गया, जबकि वो सब अंदर आ गए। मुर्तज़ा होश में थे। उन सबको देखकर मुस्कुराए, जो उनकी बात पर इतना नाराज़ हो चुके थे उनसे। ये सब क्या है यार, इतना भी ढीला कौन होता है? ये तो वो बात हो गई ना, गुब्बारे में से हवा निकली तो फुस हो गया गुब्बारा। सालार बोलता हुआ स्टूल खींचकर उनके पास बैठ गया। तू पिटने के लिए ही पैदा हुआ है। मुर्तज़ा हंस दिए, जबकि उसने उनका हाथ पकड़ लिया और लबों की मुस्कुराहट संजीदगी में अब बदल गई। आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? देखें इसे, वो सबसे बड़ा है, वो सबको संभाल लेगा सिवाय मेरे, और ये सबसे छोटा है, इसको मैं संभाल लूँगा। आरिस के लिए हम दोनों मिलकर भी काफ़ी हैं, मगर सालार के लिए उनमें से कोई भी नहीं है। सालार को सिर्फ मुर्तज़ा साहब चाहिए, वही उसको संभाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? बस आप मेरे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो जज्बाती लहजे में बोला, जबकि मुर्तज़ा उसकी आंखों में देखते रहे, जो कभी कभी संजीदा होता था, और उसके दिल में अपनी हैसियत जानकर उनका दिल जैसे खुशी से एकदम बिल्कुल ठीक हुआ था। उन्होंने उसके घने बालों में हाथ फेरा। शेर है मेरा बेटा, उसकी बड़ी बियर्ड को प्यार से छूते हुए वो बोले। मगर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि तुम मुझे अपनी बीवी के लिए पटा लोगे। उन्होंने ज़रा घूरी लगाई। उफ, मैं तो वाकई पटा रहा था यार, वो कहका लगाकर एकदम उठा, जबकि सब हंसने लगे। कबीर मुर्तज़ा के पास आया और अपने बाप का हाथ चूम लिया।
अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? उसने पूछा तो वो मुस्कुरा कर सर हिलाने लगे। बस भूख लगी है, आधी रात को तुम्हारी माँ की हाथ का बनाया कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा। मुर्तज़ा बोले तो कबीर मुस्कुरा दिया। मैं मम्मा को फ़ोन करके कह देता हूँ, उसने कहा, और सालार ने जैन को धक्का दिया जो बाप के सीने से लग गया था। ओ मेरा बेटा। मुर्तज़ा उन सब की मोहब्बतों पर नाज़ां थे, हंसने लगे। यार बाबा इस तरह तो नहीं डराते ना, जैन ने खफगी से कहा। चलो चलो मेरा पुत्र, मैं ठीक हूँ। वो उसका गाल थपथपा कर बोले। मैं उस आरिस को फ़ोन करके कहता हूँ, साला और कितने दिन हनीमून मनाएगा। सालार ने पाँव पटका। तुम्हारे अंदर की तकलीफ़ खत्म नहीं होगी कभी। खबरदार जो उसे तंग किया। मेरी बेटी ने पहली बार कोई फरमाइश की थी, उन्हें वहीं रहने दो, जब दिल करेगा आ जाएंगे। मुर्तज़ा ने डपटा। ठीक है बाबा, आप देखिएगा, मेरे 20 बच्चे हो जाएंगे फिर भी वो हनीमून पर मेरे 20 बच्चे भी हो जाएंगे, मैं फिर भी हनीमून पर जाऊंगा। और आप रो कर तो दिखाओ और आप रोक कर तो दिखाओ। वो आंखें निकालता बोला, जबकि सब 20 बच्चों पर हंसने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, वो नाराज़गी से बोला। आज शादी हुई है और आज ही 20 बच्चों के सपने। भाई कोई तो लिहाज करें, जैन ने कहा तो उसने जैन को घूरा। तुम तो अपनी शक्ल गुम करो, मैं कभी तुम्हारा भेजा ही ना फोड़ दूँ। शट अप सालार, मुर्तज़ा घूर कर बोले। बस मुझे ही डांटते रहेंगे। वो खफगी का इजहार करते बाहर निकलने लगा। मैं तुमसे अब भी नाराज़ हूँ, समझे? मुर्तज़ा ने पीछे से कहा, जबकि सालार सर हिलाता बाहर निकल गया। तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूँ बाबा को, कबीर ने कहा तो वो वहाँ से निकलने लगे, जबकि फ़ोन पर जैन और शादाब चाचू को आने का कहा, क्योंकि गाड़ी में जगह फिर कम रहती। वो तीनों पहले और मुर्तज़ा, सिकंदर, कबीर और वजाहत, वो चारों बाद में आए थे। घर आते ही सब मुर्तज़ा के गिर्द जमा हो गए, जबकि मुर्तज़ा सबको समझाते रहे कि वो ठीक हैं। अब अफशीन भी शर्मिंदा सी आ गई। भाई साहब माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से हुआ ये सब, अफशीन ने कहा, जबकि कबीर, सालार और जैन ने भड़क कर उसको देखा। मुर्तज़ा ने नफ़ी की, कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, बाबा आपको रेस्ट की ज़रूरत है। कबीर ने कहा तो मुर्तज़ा उठे। नैन कुछ बना दो बाबा के लिए। वो जाते जाते बोला तो नैन किचन में आ गई। ममा भी रूम में आ गई। नैन ने हल्का फुल्का सा खाना बनाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो तीनों भाई मुर्तज़ा और मदीहा थे। वो कुछ घबराई और फिर आगे बढ़कर उनके आगे खाना रख दिया। मुर्तज़ा ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। नैन जाने के लिए पर तोलने लगी। 1 मिनट भाई, सालार को फिर से खुलबुली हुई। अब तुम कोई नया शोशा आधी रात को छोड़ने लगे ना तो अच्छा नहीं होगा। मुर्तज़ा ने भड़क कर कहा, मैं क्या करूं, मेरा नाम सालार गलत रखा है, शोशा रख देना चाहिए था, वो भी ढीठ रोमांटिक शोशा। कबीर इसके लिए खास छितर बनवाओ। मुर्तज़ा अपनी हंसी दबाते हुए बोले। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। कहना मुझे ये है, भाभी ने फर्स्ट टाइम आपको कुछ खिलाया है, जेब हल्की करें फ़ौरन। सालार नैन के पास आ गया, जबकि नैन घबरा गई। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वो मेरे भी बाबा हैं, नैन ने कुछ झिझकते हुए कहा। तो पूरे घर में मुर्तज़ा ही उससे सबसे कम बोलते थे। हाँ तो, सालार ने शाने उचकाए। सालार, कबीर ने टोका। मदीहा मुस्कुरा दी, जबकि जैन भी सालार के साथ मिल गया। मुझे पता है, इधर आओ बेटा। मुर्तज़ा ने उसको बुलाया। उन्होंने महसूस किया कि वो उनसे ज़रा दूर ही रहती है। नैन ने कबीर को देख, जिसने आंख से उन्हें उसके पास आने का इशारा किया। नैन उनके पास आई और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। ये लो, नेग उसके हाथ पर रखते हुए उन्होंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? नैन ने कहा, बेटा ये तो मोहब्बत होती है, रख लो, और सूप अच्छा बना है, अपनी सास को भी सिखा दो। वो शरारती लहजे में बोले तो एकदम सब हंस दिए। बाबा कितना अच्छा लगे अगर मेरी बीवी को भी मेरे सामने आप नेग दें। सालार ने ठंडी आह भरी। बेटा जी, नेक तो उसे मिल जाएगा, मगर तुम और तुम्हारे सामने ऐसा तो कभी नहीं होगा। मुर्तज़ा सूप पीते संजीदगी से बोले। जालिम है मम्मा आपका शोर। सालार ने माँ को देखा। ड्रामेबाज। मुर्तज़ा और सालार बैक वक्त बोले। इस बात पर तो मैं भी आपसे खफा हूँ, मदीहा ने कहा तो सालार ने गहरी सांस भरी। कबीर को घूर कर देखा। मजाल हो वो बेवफा आदमी एक लफ्ज़ भी मुंह से उसके हक में झाड़ लेता। वो बाय बाय करता वहाँ से निकल गया, जबकि बाहर निकलते ही कबीर को गालियों से भरपूर एक मैसेज सेंड कर दिया। कुछ देर बाद मुर्तज़ा के आराम के एहसास से सभी उनके कमरे से बाहर निकल गए।